हे एवरीवन, वेलकम बैक टू बबल टेल्स। चलिए आज के अमेजिंग वीडियो के सफ़र पर। कहानी की शुरुआत होती है और हमें जिन गुआंगशाओ को दिखाया जाता है जो अपने महल में आई हुई नई मेडन्स को देख रहा था। कितनी सारी कुंवारी लड़कियां, कितनी खूबसूरत, कुछ बालिग कुछ नाबालिग। वैसे जिन गुआंगशाओ के पास लड़कियों की कमी थोड़ी है, उसकी कितनी सारी रानियां हैं, कितनी सारी कॉन्क्यूबाइंस और मेडन्स की तो गिनती ही नहीं है। वैसे भी क्या नहीं है उसके पास? धन है, दौलत है, वो एक राजा है। उसका शरीर चाहे बूढ़ा हो गया है लेकिन दिल तो जवान है, और इसी जवान दिल की कितनी सारी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए उसे हमेशा ऐसे मेडन से घिरे रहना अच्छा लगता है, जो उसके लिए नृत्य करे, उसे रिझाए, उसकी थकान दूर करे। जिन गुआंगशाओ अपने काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त था मेडन्स को चुनने के, पर पता नहीं क्यों आज उसे एक भी लड़की भा नहीं रही थी। वो सभी क्लास में इतना ज़्यादा घूम चुका था और अब तक इतनी ज़्यादा मेडन्स के साथ समय बिता चुका था कि उसे अब कुछ और चाहिए था, कुछ ऐसा जिसे देखते ही उसका दिल उस पर आ जाए। वैसे तो वो सारी लड़कियां इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी और बंदा होता तो फट से उन्हें अपना लेता, पर जिन गुआंगशाओ का शायद से ध्यान उन पर नहीं था, वो किसी और ही तलब में था। तो वो बस एक के बाद एक लड़कियों को रिजेक्ट किया जा रहा था, उनका नृत्य देख रहा था, पर शायद से उसका ध्यान उन सब पर था ही नहीं। वो इरिटेट होने लगा था इन सब बातों से। वो इतना परेशान हो गया कि उसने गुस्से में आकर अपने सामने की टेबल पलट दी। तो उसका बेटा, कहने को तो बेटा, लेकिन जो उसकी हमेशा गुलामी करता रहता है, उसकी हाँ में हाँ मिलाता रहता है, वो लड़का मेंग्याओ, जिसे अब जिन गुआंगशाओ ने अपना नाम देकर जिन गुआंगयाओ बनाया था, वो दौड़ते हुए सामने आया जी हुजूरी करने के लिए। कहने को तो वो उसका बेटा था, पर उसकी माँ एक वेश्या थी, जिस वजह से जिन गुआंगशाओ उसे ज़्यादा पसंद नहीं करता था, ना ही उसे अपने बेटों में शुमार करता था। वो तो उसे बस एक नौकर समझता था और उससे नौकरों वाले ही काम करवाता था। जिन गुआंगयाओ तुरंत सामने आया और उसने अपने पिता को बौ किया। ये क्या सब लड़कियां पकड़ के लाए हो तुम? जिन गुआंगशाओ मेंग्याओ पर चिल्लाते हुए बोला। ये तो बड़ी खूबसूरत है। मेंग्याओ ने सफाई देने की कोशिश की, पर गुआंगशाओ गुस्से में लाल पीला हो रहा था। ऐसी लड़कियां, उसने एक लड़की के बाल पकड़ते हुए कहा, ऐसी लड़कियों को तुम खूबसूरत कहते हो? देखो देखो, इसे ठीक से नाक नक्श भी नहीं है, इतनी मोटी है कि एक हाथ से उठाई भी नहीं जा रही है। गुआंगशाओ चिल्लाता हुआ बड़बड़ाया जा रहा था। वैसे तो वो लड़की काफ़ी अच्छी थी, बस गुआंगशाओ का ही जैसे इन सब चीज़ों से मन भर गया था। उसे और भी बेहतर लड़कियां चाहिए थी। मेंग्याओ ने तुरंत अपने असिस्टेंट की तरफ देखा, इशारा किया, तो वो उन सभी लड़कियों को वहाँ से लेकर गया। अब मेंग्याओ ने फिर से अपने पिता को वो करते हुए कहा, पिताश्री। ये बात सुनकर जिन गुआंगयाओ की मुट्ठियाँ पिच गई। वैसे तो मेंग्याओ का उसे पिताश्री बुलाना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर क्या है कि उसकी अपनी कुछ ज़रूरतें हैं जो उसका बस एक यही नाजायज़ बच्चा अच्छे से समझता है। बाकी सारे तो बड़े दूध के धुले हैं, राज परिवार और बाकी के क्लास के पैरवी करते रहते हैं। खासकर उसका क्राउन प्रिंस, वो तो अपनी वाइफ के पीछे पागल ही हो गया है। वो जिन गुआंगशाओ के मन की बात क्या जानेगा, क्या समझेगा कि बेचारा जिन गुआंगशाओ उन सभी बदसूरत मेडन्स को देख देख कर थक गया है। उसे और भी कुछ चाहिए, तो उसे बस एक ही सहारा मिला, मेंग्याओ, जो गुआंगशाओ थूक भी दे तो चाट लेगा। सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से वो मेंग्याओ को सह रहा था, वरना तो वो कब का उसका सर कलम करवा देता। मेंग्याओ ने आगे आते हुए कहा, पिताश्री, अगर आप बुरा ना माने
तो मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा। जिन गुआंगशाओ ने तुरंत जिन गुआंग्याओ की तरफ देखा, बड़े हेटफुल नज़रों से। तो मेंग्याओ ने फिर से कमर से झुककर वो किया और कहा, आपको इन मॉडल लड़कियों के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। अगर मेरी बात माने तो आपको एक से बढ़कर एक बेहतरीन खूबसूरत लड़कियां मिल सकती है। जिन गुआंगशाओ को मेंग्याओ की बातों पर यकीन नहीं था, तो उसने सस्पिशियस नज़रों से मेंग्याओ की तरफ देखा। तो मेंग्याओ ने कहा, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। पिताश्री, क्या आपने नानिंग टेम्पल का नाम सुना है? ये बात सुनकर जिन गुआंगशाओ थोड़ी देर सोच में पड़ गया। अब मेंग्याओ सीधा खड़ा होता हुआ बोला, पिताश्री, मैंने सुना है वहाँ पर हेवनली ब्राइड्स रखी जाती है। ऐसे लोग जिनका इस दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। उनकी खूबसूरती, उनके टैलेंट का इस दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। लोग कहते हैं कि वो हेवन की ब्राइड्स बनने के लिए बनी है, इसलिए उन्हें हेवन के नानिंग टेम्पल में रखा जाता है, जहाँ वो अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करके मौत के बाद हेवन में अलग अलग गॉड की ब्राइड्स बन जाती है। मेंग्याओ की बकवास सुनकर गुआंगशाओ का माथा ठनक गया था। उसने तुरंत आगे बढ़कर मेंग्याओ की गर्दन पकड़ी और गुस्से में कहने लगा, क्या बकवास कर रहे हो? मुझसे पाप करवाना चाहते हो? वो हेवनली ब्राइड्स है, भगवान की पत्नियाँ। उन्हें कोई छू भी नहीं सकता, और अगर किसी इंसान ने उन्हें छूने की कोशिश की तो वो मारा जाएगा। मेंग्याओ ने कहा, क्या अभी तक कोई मारा गया है? वो लड़कियाँ खुलेआम आकर नृत्य दिखाती है, सब लोग उसका लुत्फ़ उठाते हैं, पर मैंने अभी तक किसी के मरने की खबर तो नहीं सुनी। इस बात पर गुआंगशाओ सोच में पड़ गया। अब मेंग्याओ धीरे धीरे अपने पिता के कान भरने लगा। उसने कहा, बस एक ही दिक्कत है कि उनके पास कोई आम इंसान नहीं जा सकता। नानिंग टेम्पल में बैरियर लगाया गया है, बाहर से लोग बस उन लड़कियों को देख सकते हैं, पर अगर मंदिर के अंदर जाना हो तो आपको मॉन्क बनना पड़ेगा। दीक्षा लेकर पुजारी बनकर आप मंदिर के अंदर जा सकते हो, फिर तो वो सारी लड़कियां आपकी मैडन बनकर रहेगी। ये बात सुनकर जिन गुआंगशाओ के चेहरे पर एक स्मर्क आ गई, जिसे मेंग्याओ ने भांप लिया और वो तुरंत वहाँ से आज्ञा लेकर चला गया। उसने तुरंत ही अपने बड़े भाई से जिन जिशुआन से संपर्क करके उसे बता दिया कि उनके पिता को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई है और अब वो संन्यास लेना चाहते हैं, इस पूरे राज परिवार से दूर जाना चाहते हैं नानिंग के टेम्पल में। इस बात पर लानलिंग का पूरा राज परिवार गदगद हो गया कि जिन गुआंगशाओ को स्वर्ग की प्राप्ति हो रही है, वो इमॉर्टल बनने जा रहा है। सारे लोग उसे बधाई देने के लिए, उसके दर्शन लेने के लिए आने लगे। जिन गुआंगशाओ बड़ी शांति से एक पेड़ के नीचे बैठा रहा। उसने अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए, बाल खोल लिए, लानलिंग के जितने भी निशान वो कैरी कर रहा था उसने वो सब हटाए, बस एक हल्के से गोल्डन कलर के सफ़ेद वस्त्र पहन लिए। अपने पूरे परिवार से, सभी रानियों, कॉन्क्यूबाइन और मेडन से अलविदा लिया, जो बार बार उसे प्रार्थनाएं कर रही थी, विनती कर रही थी कि वो भी उसके साथ आना चाहती है। पर मेंग्याओ ने सभी को वहीं पर रोक लिया और जिन गुआंगशाओ अपनी यात्रा पर निकल गया नानिंग के लिए। कुछ दिनों बाद वो सच में पैदल चलते चलते नानिंग तक पहुंच भी गया। इस पूरे समय में वो बिल्कुल ऐसे नाटक कर रहा था कि वो सच में बिल्कुल सत्य की राह पर निकला है। ऐसे ही नाटक उसने नानिंग के बैरियर को क्रॉस करते हुए भी किए। उसके मन में छल कपट था, इसलिए वो उस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पा रहा था, पर उसने किसी तरह से उस बैरियर के बाहर बैठकर सभी को ये दिखाया कि वो कितना बदल गया है, कितना सुधर गया है, अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता है। अब लोग भी उसे प्रार्थनाएं करने लगे, उसे दुआएं देने लगे, जिससे उसके पाप का बोझ थोड़ा कम हो गया
और आखिरकार नानिंग मंदिर के पुजारी को उसका डेडिकेशन देखकर उस पर दया आ गई और वो खुद उसे बैरियर क्रॉस करके अंदर ले गए। उन्हें क्या पता था कि वो अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल करने जा रहे हैं। वैसे ये भूल उनकी आखिरी भूल हुई, क्योंकि कुछ ही दिनों में नानिंग में एक के बाद एक मौतें होने लगी। सभी भिक्षुओं की, मॉन्क की। किसी को पता ही नहीं था कि ये सब क्यों हो रहा है। लोग कह रहे थे कि कोई महामारी आने वाली है, कोई संकट आने वाला है, जिस वजह से नानिंग के भिक्षुओं की मौत हो रही है। जब टेंपल में कोई भी मॉन्क नहीं बचा तो आखिरकार जिन गुआंगशाओ को ही वहाँ पर अधिपति बनाया गया, वहाँ का पुजारी, मुख्य पुजारी, जो नानिंग के हेवनली पाथ की रक्षा कर सके। वैसे ऐसा नहीं था कि वहाँ सबकी मौत हो गई, कुछ मुख्य भिक्षुओं की मौत हो गई, जिसके बाद उम्र के लहजे से जिन गुआंगशाओ की बातें नई पीढ़ी के छोटे बच्चे मानने लगे। फिर गुआंगशाओ ने मीठी मीठी बातों में वहाँ के बच्चों को फंसाया और खुद हेवनली पाथ तक पहुँच गया, जिसके दूसरी तरफ उन हेवनली ब्राइड्स को रखा जाता था। वो जगह बहुत ही बेहतरीन थी, एक खूबसूरत बगीचे की तरह, जहाँ पर हेवनली ब्राइड्स रहती थी। अगर वो किसी कली को भी छू ले तो वो खिलकर फूल बन जाती थी। वो सारे लोग इतने कोमल थे कि उन्हें छूने से भी उनके हाथों पर निशान पड़ जाए। इतने खूबसूरत थे कि देखने वाले की आंखें अपने आप ही रोशन हो जाए। ये सारे के सारे हेवनली ब्राइड्स बहुत ही खूबसूरत थे, बहुत ही टैलेंटेड थे। जिन गुआंगशाओ उन्हें देखकर अंदाज़ा ही नहीं लगा पा रहा था कि इनमें से बूढ़ी कौन है, जवान कौन है, बच्चियाँ कौन है। हाँ, बच्चियाँ तो समझ आ रही थी, जो हाइट में छोटी थी, पर वो 70 साल की बूढ़ी भी होती तब भी जिन गुआंगशाओ उन्हें अलग से समझ नहीं पा रहा था। इतनी सारी खूबसूरती देखकर तो उसकी आंखें धन्य हो गई, मानो उसके जीवन का उद्देश्य सफल हो गया। पर क्या कहानी इतनी ही थी? बिल्कुल भी नहीं। वो सब ब्राइड्स हेवनली पाथ पर चल के आखिरकार हेवन पहुंच जाती थी। जब उनका कल्टीवेशन पूरा हो जाता, वो इमॉर्टल बन जाते। ऐसा नहीं था कि वहाँ पर बस लड़कियाँ ही थी, कुछ लड़के भी थे। वो भी अत्यंत सुंदर थे, उनकी सुंदरता का कोई जवाब ही नहीं। और इन्हीं सब में एक था लांझा हांगवनजुन, लाइट बेयरिंग गॉड, जो लाइट कल्टीवेशन कर रहा था। अपने नृत्य के ज़रिए वो इतने बेहतरीन तरीके से नृत्य कर रहा था कि गुआंगशाओ उसे देखकर वहीं स्तब्ध रह गया। उसकी ना तो नज़रें हट रही थी, ना ही कदम आगे बढ़ रहे थे, ना ही पीछे हट रहे थे। जिन गुआंगशाओ याद कर रहा था कि करीब 30 साल पहले उसने लान वांगजी को देखा था। वो बचपन से ही कितना खूबसूरत था। गुसु का सेकंड प्रिंस लगभग उसके बेटे की ही उम्र का था, पर तब भी उसकी खूबसूरती और बुद्धि का कोई तोड़ नहीं था। उसके समान उसके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहने वाला कोई भी नहीं था। और जैसे कि इस कल्टीवेशन वर्ल्ड का कानून है, जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है, तो लांझा को भी जब कोई नहीं मिला तो उसे भगवान की सेवा करने के लिए यहाँ भेज दिया गया, नानिंग में, करीब करीब 25 साल पहले। पर लान वांगजी जैसा तब था वैसा का वैसा आज है। उसकी उम्र जैसे एक पल से भी नहीं बढ़ी, उल्टा लगातार कल्टीवेशन करने की वजह से उसका ऑरा अब और भी बढ़ गया है। वो बिल्कुल हेवनली टाइटन की तरह लग रहा है, इतना खूबसूरत कि जैसे बस उसके चरणों में गिरने का मन हो। जिन गुआंगशाओ का ये मन कर भी रहा था, पर उसका ईगो उसे ऐसा करने थोड़ी ही देगा।
अब वो आगे बढ़ा अपने इविल इंटेंशंस के साथ। इधर लान वांगची नृत्य करके वापस अपने गुचिन पर आकर बैठ गया। वो म्यूज़िक बजाने लगा। उसमें इतना ध्यान मग्न हो गया कि उसे इस संकट का पता ही नहीं चला कि कोई उसकी तरफ बढ़ रहा है। ये जगह इतनी सैक्रेड थी, इतनी छुपी हुई थी कि यहाँ पर कोई भी नहीं आता था। यहाँ पर जो भी पर्सन होते थे वो अपने काम से काम रखते थे। कोई भी किसी को डिस्टर्ब नहीं करता था। जाहिर सी बात है लान वांगची को ये पता ही नहीं चला कि उसकी तरफ कोई बढ़ रहा है। पर जैसे ही गुआंग शाओ उसके पास आकर खड़ा हुआ, उसने वांगची का हाथ पकड़ने की कोशिश की तो वांगची तुरंत पीछे हट गया। एक पल के लिए सहम गया। ऐसा नहीं था कि वांगची कमज़ोर है, पर इतने सालों में उसे कभी भी ऐसी अनुभूति हुई ही नहीं थी कि कोई गलत इंटेंशन से उनके करीब आए। वांगची तुरंत पीछे हट गया, जिसके साथ ही वहाँ पर जितने भी ब्राइड्स थे, जितने भी कल्टिवेटर्स थे, वो सभी वांगची के पास आकर खड़े हुए। पलक झपकते ही वहाँ पर लगभग 30 से 40 कल्टिवेटर आ चुके थे। सभी बेइंतहा खूबसूरत थे। हर किसी के पास अपनी अलग अलग कल्टीवेशन की पावर थी। उन सबको वहाँ पर ऐसे इकट्ठा देखकर जिन गुआंग शाओ तो एक पल के लिए सकपका गया। उसने अपने कदम तुरंत पीछे हटाए और सबके सामने बो करते हुए कहा, माफ़ कीजिए, मैंने गलती से इस कल्टीवेटर को छू लिया। इनके संगीत में मैं इतना खो गया कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं क्या कर रहा हूँ। उसने बार बार माफ़ी मांगी। वैसे तो वांगची उसे माफ़ नहीं करने वाला था, पर बाकी सभी लोगों ने वांगची से कहा, वांगची जाने दो, लोगों से गलतियाँ होती है। वैसे कभी कभी छोटे बच्चे गलती से इस तरफ आ जाया करते थे जो नए नए भिक्खु बने हैं, और वो भी इन सारे कल्टीवेटर्स को देखकर ऐसे ही मंत्रमुग्ध हुआ करते थे। कभी कभी कोई बच्चे कल्टीवेटर्स के सामने आकर बैठते भी थे। उन्हें देखा करते थे जैसे वो किसी परी को देख रहे हो, किसी एंजल को देख रहे हो। सीनियर कल्टीवेटर्स को इस बात का अंदाज़ा था। वो जो कई सदियों से यहाँ पर कल्टीवेशन कर रहे थे, उनके साथ पहले भी ऐसा हो चुका था। तो उन्होंने वांगची को समझाया। वांगची ना चाहते हुए भी इस बात को मान गया, क्योंकि संध्या हो रही थी और कल्टीवेटर्स के हेवनली डांस का समय हो रहा था। हाँ, ये सारे कल्टीवेटर्स सभी आम लोगों के लिए हेवनली डांस किया करते थे। कहा जाए तो आम लोगों के लिए नहीं, वो हेवनली ऑफिशियल्स के लिए डांस किया करते थे। पर आम लोग बैरियर की दूसरी तरफ से ये डांस देख सकते थे। इसे हेवन की ब्लेसिंग समझा जाता था। जो भी इस डांस को देखता उसकी मन्नत पूरी हो जाती, ऐसा लोगों में विश्वास था। वो सारे दूर से ही इन सभी को ब्लेसिंग्स दिया करते, उन्हें वो किया करते। बैरियर के बाहर की तरफ आम जनता खड़ी हो गई, डांस की प्रतीक्षा करने लगी। तभी सारे कल्टीवेटर्स एक एक करते हुए नाचते हुए बाहर आने लगे। सभी अपने अपने प्रिय गॉड को जैसे समन करने की कोशिश कर रहे थे। वैसे वांगची तो खुद ही गॉड बनने की होड़ में था। वो लाइट बेयरिंग गॉड बनने वाला था, इसीलिए कल्टीवेशन कर रहा था। तो उसने अभी तक किसी स्पेसिफिक गॉड को नहीं चुना था। वो तो बस यही चाहता था कि इस नानिंग टेम्पल में कल्टीवेशन करके वो एक दिन इस हेवनली पाथ से हेवन तक चला जाएगा और वहाँ पर ट्रायल देकर खुद ही गॉड बन जाएगा। बट जो यहाँ का कस्टम है, तब तक तो उसे निभाना पड़ेगा, इसलिए वो भी यहाँ पर डांस कर रहा था। बाकी सारे लगभग 40 कल्टीवेटर्स के साथ सभी लोग बहुत ही बेहतरीन नृत्य कर रहे थे। उनको देखते हुए कुछ लोगों के आंखों में आंसू थे। कुछ लोग उन्हें बार बार हाथ जोड़ रहे थे, भगवान से मिन्नतें कर रहे थे कि उनकी सारी दुख दर्द पीड़ा मिटाए, उन्हें ब्लेसिंग्स दे। सारे लोग इन्हीं चीज़ों में व्यस्त थे, बस एक को छोड़कर, जिन गुआंग शाओ, जिसे
अब वांगची से अपनी नज़रें हटाना बहुत ही मुश्किल लगने लगा था। वैसे उसने कोशिश तो की कि वो थोड़े से एटिकेट संभाले, मतलब वो जो ये नाटक कर रहा था सुधरने का उसे जारी रखे और किसी एक मौके की तलाश करे जब वो वांगची को पा सकेगा, उसे क्लेम कर सकेगा। बट अब उसके लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। वांगची इतनी सफाई से नृत्य कर रहा था कि गुआंगशाओ अपने हाथ, अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। ऐसे ही अगर कुछ और देर चलता रहा तो उसकी मौत तो पक्की है एक्साइटमेंट के चलते। तो उसने अपनी मौत के सामने झुकने की बजाय अपनी सारी लाज शर्म हया सब कुछ छोड़ दिया और वो सीधा इन कल्टीवेटर्स के बीच में आ गया, फिर से वांगची को तंग करने के लिए। इधर वांगची को इस बार संकट का अंदेशा हो चुका था, क्योंकि कब से उसके मन में उथल पुथल हो रही थी, कुछ गलत होने का अंदेशा उसको हो रहा था। इसलिए वो इस बार बिल्कुल तैयार था। उसने नृत्य करते हुए ही इतनी जोर से झटका दिया कि जिन गुआंगशाओ का एक हाथ उखड़कर नीचे गिर गया और वो कराहता हुआ खुद भी नीचे बैठ गया, लगभग ज़मीन पर लेट गया। इधर सारे कल्टीवेटर्स दूसरी तरफ आ गए। सब लोग घृणा से जिन गुआंगशाओ को देख रहे थे। वहाँ पर एक एल्डरली लेडी थी, पाओशन सेरेन, जिन्होंने तुरंत जिन गुआंगशाओ पर गुस्सा करते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हेवनली ब्राइड को टच करने की? हमने कुछ देर पहले ही तुम्हारी एक गलती माफ़ की है, पर इस बार तुम्हारी कोई गलती माफ़ नहीं होगी। इस बात पर जिन गुआंगशाओ हंसने लगा, इस बात को बिल्कुल भूलकर कि अभी अभी उसका एक हाथ कटा है, वो खून से लथपथ हो चुका है। पर उसने हंसते हुए उन हेवनली ब्राइड्स की तरफ देखकर कहा, और कितना नाटक करोगे, कितना लोगों को उल्लू बनाओगे? तुम लोग यहाँ पर लड़के लड़कियों का भी भेद नहीं करते। सब लोग इस मंदिर के चार दीवारों के पीछे रास लीलाएं मनाते रहते हो। मंदिर से बाहर आकर इन लोगों के सामने नाच गाना करके ये जताने की कोशिश करते हो कि तुम बहुत पवित्र आत्मा हो, जिन्हें मृत्यु के बाद स्वर्ग मिल जाएगा। किसने देखा है मृत्यु के बाद क्या होता है? तुम भी घटिया हो, बिल्कुल उन बाजारू औरतों की तरह। तभी एक और एल्डरली कल्टीवेटर सामने आते हुए बोली, जिन गुआंगशाओ, अभी भी वक्त है, अपने शब्द वापस लो, सारे हेवनली ब्राइड से माफ़ी मांगो और यहाँ से चले जाओ। हम अब भी तुम्हें माफ़ करने को तैयार है, अपनी तमीज़ ना भूलो। पर गुआंगशाओ जैसे पागल हो चुका था, जैसे उसके मुंह तक आया हुआ आने वाला उसके मुंह से छीन लिया गया हो। यहाँ आने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया, पर उसे बदले में क्या मिला? कुछ भी नहीं। अब जब वो खुद ख़त्म हो रहा है तो वो बाकियों को भी चैन से नहीं बैठने देगा। ये सोचकर उसने सामने वाले आम लोगों की तरफ देखा, जो इस सारी घटना से अभी भी शॉक में थे। उनमें से कुछ लोग जिनको भगवान पर, हेवन पर संदेह था, वो लोग आपस में बुदबुदाने लगे, कहीं ये सब लोग सच में नाटक तो नहीं कर रहे हैं। लोगों के बीच में खुसर फुसर होने लगी। जिन गुआंगशाओ ने इसी बात का फ़ायदा उठाया और वो चिल्लाते हुए कहने लगा, मैंने अपनी आँखों से देखा है, अंदर लड़के लड़कियां साथ में रहते हैं, कोई साथ में नहाता है, कुछ भी क्रीड़ाएं करते रहते हैं, कोई किसी को कपड़े पहना रहा है, कोई किसी के हाथ पैरों की मालिश कर रहा है, कोई किसी के बाल बना रहा है। ऐसा कभी कोई करता है? कहीं भी पति पत्नी के अलावा किसी और को छुआ जाता है? इनसे बेहतर तो हम लोग हैं, कम से कम हम विवाह के बंधन में तो बनते हैं। ये लोग बिना विवाह के यहाँ पर रास लीलाएं मचा रहे हैं। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो आप खुद मंदिर के अंदर जाकर देखिए। अब तो लोग और भी चिढ़ने लगे, उनके बीच में और चर्चाएं बढ़ने लगी। सभी लोग भगवान पर ही संदेह करने लगे, उनके ब्राइड्स पर संदेह करने लगे। ये सब देखकर उन हेवनली ब्राइड्स के बीच में भी एक अशांति सी छा गई। वहाँ पर कई लोग कई सदियों से, कई दशकों से रह रहे थे। उन्हें बाहर की दुनिया का कोई अंदाज़ा नहीं था। कुछ लोग बड़े मासूम थे,
जिन्हें पता भी नहीं था कि कोई चिल्लाकर भी बात कर सकता है। कुछ लोग तो इतने मासूम थे कि उन्हें डर लगने लगा था। कुछ लोग रो रहे थे, जिनमें से एक मासूम वांगची भी था। माना कि वो लगभग 40 साल का था, पर अपनी पहले की जीवनी में वो एक राजकुमार रहा, जहाँ पर उसके एक इशारे पर उसके सामने कई दासियाँ प्रकट हो जाती, उसका सारा काम करती। और उसके बाद तो वो यहाँ पर आ गया, जहाँ पर उसकी सारी चीज़ें, उसकी मम्मी उसका इतना ख्याल रखते, उसे इतना प्यार करते कि वांगजी को पता ही नहीं था कि बाहर की दुनिया कितनी बदल चुकी है। लोग कितने संदेही, कितने स्वार्थी बन चुके हैं। इन लोगों ने इस मंदिर की अच्छी एनर्जी को डिस्टर्ब किया है। वांगजी परेशान हो रहा था, कहीं हेवनली ऑफिशियल्स इस बात से गुस्सा न हो जाए। साथ में उसे उन सामने वाले आम लोगों पर गुस्सा भी आ रहा था, जो जिन गुआंगशाओ की बातों में आ रहे थे। ये आदमी तो बुरा है ही, पर उसने आम लोगों को भी अपने साथ मिला लिया है। ये कल्टीवेटर्स जो अपने कल्टीवेशन में से ही कुछ कुछ पावर्स इन लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं, इन्हें खुशहाल रखने की कोशिश करते हैं, जिस चीज़ के लिए इन्हें दोबारा से कल्टीवेशन करना पड़ता है। जैसे वो अपनी ज़िंदगी के कुछ साल इन लोगों के लिए दे रहे हो, पर ये लोग तो इतने स्वार्थी, इतने बदतमीज़ है कि उन्हें समझ भी नहीं आ रहा है कि वो हेवनली ब्राइड्स की तौहीन कर रहे हैं। अब जिन गुआंगशाओ और भी बकवास करने लगा, मंदिर को गालियाँ देने लगा। अब जो वांगजी इतनी देर से शांत और सहमा हुआ खड़ा था, उसका गुस्सा अचानक से फूट पड़ा। वो बहुत ज़ोर से चिल्लाया, जिसकी चीख सुनकर सभी लोग बिल्कुल शांत हो गए। वांगजी इतनी ज़ोर से चिल्लाया था कि उसके अंदर से बहुत सारी लाइट निकली थी, जिस वजह से जिन गुआंगशाओ अपनी जगह पर ही जलकर खाक हो गया। दूसरी तरफ सारे लोग वांगजी के सामने झुक गए, पर वांगजी शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। अब वो रो रहा था और रोते रोते चिल्लाकर कह रहा था, आप सब लोग इस दुष्ट की बातों में आ गए, हेवनली ब्राइड्स पर संदेह करने लगे, इस टेम्पल पर संदेह करने लगे, जिस वजह से यहाँ का हेवनली पाथ हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया है। आप सबके लिए यहाँ पर इतनी सारी हेवनली ब्राइड्स हमेशा हेवन से प्रार्थना करती रहती थी, ताकि ये ज़मीन खुशहाल रहे, यहाँ के लोग खुशहाल रहे, किसी पर कोई संकट ना आए। पर आपने हेवनली ब्राइड्स के साथ साथ हेवन का भी अपमान किया है। इसलिए मैं लान वांगजी आज इस धरती, यहाँ के लोगों को श्राप देता हूँ कि हेवनली ब्राइड्स हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से गायब हो जाएंगी। लोग झुककर तो खड़े थे, पर डर से उनके अंदर वो विश्वास, वो भरोसा था ही नहीं जो पहले हुआ करता था। उनके दिल संदेह से भर चुके थे। ये सारी चीज़ें सभी हेवनली ब्राइड्स को महसूस हो रही थी। माना कि वांगजी गुस्सा था, सारे हेवनली ब्राइड्स गुस्सा थे। इन लोगों ने हेवनली ब्राइड्स पर विश्वास ना दिखाकर जो गलती की है, अगर ये बात हेवन या वहाँ के ऑफिशियल्स के नज़र में आ गई तो उनके गुस्से से धरती को कोई नहीं बचा सकता। इसलिए वांगजी ने अपना आखिरी सैक्रिफाइस देते हुए कहा, यहाँ की जो भी हेवनली ब्राइड्स हैं सभी डॉल्स में बदल जाएंगी, और जब तक वो अपने असली रूप में वापस नहीं आ जाती, आप सबको उनकी सेवा करनी पड़ेगी। अगर कोई भी इंसान इस बात में गलती करता है तो फिर उन सबको हेवन खुद आकर पनिशमेंट देगा। ऐसा कहते हुए वांगजी रोते हुए नीचे बैठ गया और तुरंत ही एक गुड़िया में बदल गया। सभी लोग ये चमत्कार देखकर अब कहीं जाकर होश में आ गए। वो बार बार झुककर वो करके रोते हुए टेम्पल से माफ़ी मांग रहे थे, सारे हेवनली ब्राइड से माफ़ी मांग रहे थे। पर जैसे ही वांगजी गुड़िया में बदल गया, उसके पीछे जितने सारे लोग थे, जितने सारे कल्टीवेटर थे, वो भी एक एक करके गुड़िया में बदलते गए। सारी डॉल्स वहाँ पर बिल्कुल
चुपचाप खड़ी थी, आंखें मूंद कर। जैसे ही आखिरी कल्टीवेटर गुड़िया में बदल गई, वहाँ का बैरियर हट गया। लोग रोते हुए आगे बढ़ने लगे। जिनगुआंगशाओ को कर्ज करने लगे, जिसने लोगों की मति भ्रष्ट की है। पर अभी जो मर गया है उसे कर्ज करने का क्या फ़ायदा। इधर वो लोग बार बार सभी गुड़ियाओं से माफ़ी मांगने लगे, सभी कल्टीवेटर से माफ़ी मांगने लगे। पर अब बहुत देर हो चुकी थी, कोई भी कल्टीवेटर उनका जवाब नहीं दे पा रहा था। हाँ, उन्हें वो सारी बातें सुनाई दे रही थी, समझ आ रही थी, पर इस कर्ज को तोड़ने का कोई भी इलाज उनके पास नहीं था। उनमें से कई कल्टीवेटर्स ने उस सारे जादू को तोड़ने की कोशिश भी की, उस कर्ज को तोड़ने की कोशिश भी की, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उन सभी कल्टीवेटर्स को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उन्हें कंबल में लपेट कर रखा गया हो। सारी बातें उन्हें सुनाई दे रही है, समझ आ रही है, पर वो आंखें खोलकर देख नहीं सकती, मुंह खोलकर बात नहीं कर सकती। सभी के सभी बस गुड़िया बनकर वहीं बैठे थे। अब लोग बहुत रोने चिल्लाने गिड़गिड़ाने के बाद नानिंग टेम्पल हेवनली पाथ से गुहार लगाने लगे कि उनकी इस गलती को माफ़ किया जाए, सारी ब्राइड्स को वापस से ज़िंदा किया जाए। पर इतना आसान थोड़ी ही था इस कर्ज को मिटाना। अब टेम्पल से कुछ मॉन्क्स बाहर आए और उन्होंने लोगों को समझाया कि वो इन डॉल्स को ले जाकर हर एक मंदिर में रखे, हर एक भगवान के पास, और फिर उस भगवान से ये मिन्नत करे कि वो उस ब्राइड को अपना ले। जब वो भगवान उस ब्राइड को अपना लेगा, तब जाकर उस कल्टीवेटर के ऊपर से, उस ब्राइड के ऊपर से ये कर्ज टूटेगा, और तब जाकर वो अपना वापस इंसानी रूप पालेंगे। ये सारी बातें सुनकर सभी लोगों ने बिल्कुल ऐसा ही किया। वो सभी लोग 40 ग्रुप्स में डिवाइड हुए। सभी लोगों ने एक एक गुड़िया को अपने साथ लिया। उनके अलग अलग पंथ बने और वो उसी दिशा में जाने लगे जहाँ पर उनका रास्ता तय था। अपने साथ अपनी हेवनली ब्राइड को लेकर उन्होंने धूमधाम से उसकी बारात निकाली और फिर एक एक टेम्पल में ले जाकर उन ब्राइड को रखा और वो वहीं बस गए। उनकी पूजा करने लगे, सेवा करने लगे। पहले जो लोग बस नानिंग टेम्पल की सेवा करते थे, अब उनका हर एक गांव बना, वो लोग वहीं गुजर बसर करने लगे। लान वांगजी को भी एक दूसरे गांव हीलिंग में ले जाया गया, जहां गॉड ऑफ मिस्चीफ माने शरारत के देवता गॉड त्योपी का मंदिर था। वैसे कहा जाता है गॉड त्योपी का कोई नाम भी है, जैसे विंग विवुशियान या फिर हीलिंग पैट्रियार्क। कभी कभी यहाँ पर एक काले कपड़ों में एक बड़ा खूबसूरत सा लड़का दिखाई देता है, जो बड़ी प्यारी सी स्माइल के साथ सब लोगों के साथ बातें करता है, शरारतें करता है। लोगों ने उसे देखा है, पर उसके गायब होने के बाद लोगों को अंदेशा हो जाता है कि अरे, ये तो गॉड त्योपी थे। लोगों का कहना था कि विंग मानी गॉड त्योपी इस मंदिर परिसर में हमेशा घूमते रहते हैं अपने एनिमल फॉर्म में, जो कि एक बंदर का था। वैसे इस पूरे एरिया में बंदर ही बंदर दिखाई देते थे, बहुत सारे, जो लोगों के घरों में भी जाते, मार्केट में जाते, हर जगह पेड़ों पर, यहाँ तक कि मंदिर में भी घूमते रहते। तो गॉड त्योपी के लिए इन बंदरों के बीच में छुपकर रहना बड़ा आसान था और शरारतें करना भी। वैसे यहाँ के लोग कभी भी बंदरों पर हाथ नहीं उठाते, ना ही उन्हें भगाते थे, उन्हें अपने फैमिली का एक हिस्सा मानते थे। अगर बंदर कोई चीज़ उठाकर भी ले जाए तब भी उसे नहीं डांटते थे, उसे सारे अपने मन की करने देते थे। जब हीलिंग के लोगों ने वहाँ पर आते हुए लोगों की भीड़ को देखा तो पहले उन बंदरों के साथ साथ वो लोग भी डर गए। फिर उन्हें पता चला यहाँ पर एक नई ब्राइड को लाया जा रहा है उनके गॉड त्योपी के लिए। तो वो सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए। उन सब में एक चेहरा एक बंदर का भी था,
जो गौर से उन सभी लोगों को चौंक कर देख रहा था। उसे तो पता ही नहीं था। वैसे ऑफिशियल मीटिंग में वो काफ़ी टाइम से बंक कर रहा था, तो जाहिर सी बात है उसे रिसेंट हो रही बातों के बारे में पता ही नहीं था। साथ में ये भी पता नहीं था जो नानिंग में उथल पुथल हो चुकी है और सभी हेवनली डाइटी की एक साथ शादी हो रही है, वो भी टॉल ब्राइड से। जाहिर सी बात है विंग बहुत ज़्यादा क्यूरियस था। उसे लग रहा था कि उसके लिए कोई खूबसूरत सी कन्या आई होगी, तो वो उछल उछल कर पेड़ों पर जाकर देखने लगा अपनी ब्राइड को, जो जो डोली में बैठकर नानी के लोगों के साथ हीलिंग की पहाड़ी चढ़ रही थी। पर विंग की इतनी कोशिश करने के बाद भी उसे उस पालकी के अंदर जो लड़की बैठी थी उसका चेहरा तो दिखाई दिया ही नहीं, तो वो बस मायूस हो गया। वैसे वो सोच रहा था कि वो मंदिर में जाकर इंसानी रूप धरकर ग्रूम बनकर वहाँ पर खड़ा रह सकता है अपनी ब्राइड का इंतज़ार करते हुए, पर ये चीज़ उसके मन को भा नहीं रही थी। वो पहले अपने ब्राइड का चेहरा देखना चाहता था, उसके बाद ही वो ग्रूम बनकर आएगा। वैसे भी वो चुटकी बजाते ही अपने कपड़े बदल लेता है, अपना रूप बदल लेता है, तो वो ये कर सकता है। ये सोचकर वो वापस से इस पेड़ से उस पेड़ पर छलांगे लगाने लगा। एक बार जब उसे इतनी देर पीछा करने के बाद भी दुल्हन का चेहरा नहीं दिखाई दिया, तो उसने अपना इंसानी रूप धर लिया और वहाँ खड़ी एक ग्रैनी से पूछा, ग्रैनी ये कौन ऊपर जा रहा है? ग्रैनी ने कहा, बेटा ये हमारे गॉड थियोपी की दुल्हन है। गॉड थियोपी की दुल्हन? विंग ने बड़ी मासूमियत से पूछा, पर फिर गॉड उसके साथ क्यों नहीं है? क्या गॉड को पता नहीं उनके लिए दुल्हन आने वाली है? ग्रैनी ने कहा, अरे नानिंग में जो कल्टीवेटर्स थे, जो हेवनली पाथ पर चलकर हेवन में जाकर गॉड्स के साथ रहते थे, खुद रेडी बनते थे या फिर गॉड की ब्राइड बनते थे, वहाँ से ये लोग आए हैं और कह रहे हैं कि लान वांगजी ने सबको कर्ज किया है और फिर सभी ब्राइड्स डॉल बन गए हैं। और पता है लान वांगजी ने ये भी कहा है कि उस डॉल की जब गॉड के साथ शादी हो जाएगी तब जाकर वो अपने असली रूप में आएंगे। विंग बड़े ध्यान से सारी बातें सुन रहा था और ये सोच सोच कर परेशान हो रहा था कि इस पालकी में एक्चुअल में एक डॉल है और उसकी शादी एक डॉल से होने वाली है। ये बात सुनकर ही विंग वहाँ से दुम दबाकर भाग गया। वो अब किसी भी हालत में ये शादी नहीं करना चाहता था। वो किसी भी भूतिया डॉल के आसपास भी नहीं भटकना चाहता था। वैसे भी उसे इन सब चीज़ों से बड़ा डर लगता था, पर क्या है कि कुछ चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती। से ही हर गॉड को उसके भक्तों की पुकार भी सुननी ही होती है। एक तरह से वो उस चीज़ के लिए बंधा हुआ होता है। तो जब वो पालकी और नानिन के लोग हीलिंग के टेंपल में पहुंच गए, वहाँ पर शादी के सारे रिचुअल्स किए जाने लगे और हीलिंग के लोगों ने बार बार विंग को पुकारना शुरू किया। तब तो विंग को वहाँ जाना ही पड़ा, जैसे वो किसी स्पेल में बंध गया हो। वो मंदिर में तो पहुँच गया अपने एनिमल फॉर्म में, पर जैसे ही उसने सामने का नज़ारा देखा वो बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। नानिंग और हीलिंग के लोगों ने वहाँ पर शादी की धूमधाम से तैयारी करवा रखी थी। एक तरफ उस डॉल को खड़ा किया गया था और दूसरी तरफ किसी और साधारण बंदर को बिठाया गया था। ज़बरदस्ती लोग उसे एक गॉड थियोपी का प्रतीक मान रहे थे। अब चाहे डॉल ही सही, लेकिन विंग अपनी वाइफ को किसी और साधारण बंदर के साथ शादी की वोज लेने देगा? मजाक समझा है क्या? विंग तुरंत दांत पीसते हुए वहाँ पर आ गया और लोगों के ऊपर चिल्लाने लगा, झपटने लगा, तो लोग थोड़े से पीछे हट गए। फिर ना चाहते हुए भी विंग दांत पीसते हुए उस डॉल के बगल में आकर बैठ गया अपने एनिमल फॉर्म में ही। दूसरी तरफ लांजा इस पूरे जर्नी में सब कुछ समझ पा रहा था।
वो समझ गया था कि उसे रखने के लिए हीलिंग चुना गया है, जिसके बारे में उसने ज़्यादा कुछ सुन तो नहीं रखा था। बस उसे इतना पता था कि हीलिंग के गॉड का नाम विंग है, गॉड दियोपी, जो शरारत के देवता कहे जाते हैं। वैसे लांचा चाहता तो नहीं था कि वो कभी शादी करे, पर शायद से यही उसकी किस्मत थी और वो एक डॉल के रूप में कुछ कर भी तो नहीं सकता। वैसे भी जब वो कल्टीवेटर बन जाएगा तब इस मैरिज से डिनाई कर देगा और अपना रास्ता खुद बनाएगा। ये सोचकर वो चुपचाप बैठा रहा। वैसे कर भी क्या सकता था। तो वो यहाँ पर आ गया, पर आकर देखता क्या है, उसके बगल में किसी जानवर को बिठाया गया है जिसकी ची एनर्जी कुछ नहीं है। ये साधारण जानवर है। वांगजी चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि ये गॉड तियाओ भी नहीं है। क्या आप लोग पागल हो? मेरी शादी गॉड तियाओ के साथ होनी चाहिए, ना कि एक साधारण बंदर के साथ। पर वो तो डॉल के अंदर कैद था, बाहर कैसे निकलता, लोगों तक अपनी बातें कैसे पहुंचाता। फिर वांगजी ने कुछ सोचा और वो इस डिसीजन पर पहुंचा कि एक साधारण बंदर के साथ अगर उसकी शादी हो जाए तो ये तो उसके लिए ही फ़ायदेमंद है। गॉड तियाओबी के साथ अगर उसकी शादी हो गई और गॉड ने उसे क्लेम कर लिया, फिर तो उसे उन्हीं के साथ रहना पड़ेगा, उनकी ब्राइड बनकर। और अगर वो हेवेंस की ब्लेसिंग से उनसे अलग भी होना चाहेगा, तभी ये प्रोसेस बड़ा सिरदर्द भरा काम है। तो बेटर है कि उसकी किसी साधारण बंदर के साथ शादी हो जाए, ताकि बाद में वो उसे छोड़कर आसानी से चला जा सके, क्योंकि वैसे भी मॉडर्न रेल में इस शादी का कोई मतलब नहीं बनता, ना ही हेवन में बनता है। तो ये तो वांगजी के लिए ज़्यादा फायदे की चीज़ है। इसलिए वो चुपचाप वहाँ पर बैठा रहा। इधर उस बंदर को हटाकर जब असली वाले गॉड दियोपी वांगजी के बगल में आकर बैठ गए, तब तो वांगजी के पसीने छूटने लगे कि अब वो इस शादी से नहीं भाग सकता। अब तो उसके किस्मत के 3 देरा होने ही है। लेकिन वो कर भी क्या सकता है, यहाँ से भाग भी तो नहीं सकता। तो जो चल रहा है उसे वांगजी को चुपचाप स्वीकार करना ही पड़ा। अब लोगों ने एक तरफ से वांगजी की गुड़िया की उस टेम्पल में 3 बार वोस करवाई, साथ में उस बंदर ने भी वोस किए। सभी लोग समझ गए कि यही गॉड दियोपी है जो एनिमल फॉर्म में यहाँ पर आए हुए हैं। सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। इस हेवनली कपल को देखे जा रहे थे, अपनी ब्लेसिंग्स दिए जा रहे थे, उनसे बहुत सारी मन्नतें मांग रहे थे। इधर विंग बहुत ज़्यादा गुस्से में था। एक तो उसकी शादी इस बेजान गुड़िया से करवा दी गई है। वो तो इसे पटक पटक कर जानना चाहता था कि कहीं उसका कल्टीवेटर उस गुड़िया के अंदर कैद तो नहीं है। अगर वो इस गुड़िया को तोड़ देगा तो क्या उसके अंदर से उसका वो कल्टीवेटर, उसकी ब्राइड बाहर तो नहीं निकलेगा। उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, पर वो अभी तो कुछ नहीं कर सकता, इसलिए बस चुपचाप बैठा हुआ था। सारी रस्में कर रहा था। जैसे जैसे उसको बो करने के लिए लोग परेशान कर रहे थे, वो जानबूझकर देर कर रहा था, कुछ भी ना समझने की एक्टिंग कर रहा था, वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, पर लोग उसे गार्ड करते रह रहे थे। जैसे ही वो वहाँ से बाहर जाने की कोशिश करता तो लोग उसे पकड़कर वापस वहीं पर बिठा देते और आगे की रस्में शुरू कर देते। उस डॉल से एक रेड थ्रेड बांधा गया था, जो उस बंदर के हाथों से भी बांधा गया था, जिससे अब उन दोनों की शादी कंप्लीट हो चुकी थी। उनसे हेवन, अर्थ और एंसेस्टर को 3 बार बो करवाया गया उस टेम्पल के सामने, और फिर उनकी शादी कंप्लीट हो गई। फिर सभी लोगों के लिए फीस्ट रखी गई। विंग को भी बहुत सारा खाना खिलाया गया। वैसे तो विंग ज़्यादा खाना खाता नहीं था, पर आज यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें बनी हुई थी कि उसने थोड़ा थोड़ा करके सबसे चख लिया, जो उसके लिए काफ़ी हेवी हो गया, और वो बीच बैंक्वेट में ही सो गया, टेबल पर ही। तो मंदिर के पुजारियों ने उसे उठाया और मंदिर में ले जाकर सुलाया उसकी, और उसकी
डॉल प्राइड को भी उसके पास ही रखा। वैसे इस कहानी में गौर करने वाली बात यह है कि बंदर को चाइनीज़ में जू कहा जाता है, इसलिए इसलिए जब भी वीइंग एनिमल फॉर्म में होगा अपने बंदर वाले, तो हम उसे वी जू कहकर पुकारेंगे। वो यीलिंग का पैट्रियार्क है, इसलिए यीलिंग पैट्रियार्क कहा जाएगा। इंसानी रूप में वीइंग, और वैसे तो वो गॉड दियाओ भी है, मतलब शरारत का देवता। ये सारे उसी के नाम हैं, प्लीज़ कॉन्टेक्स्ट को समझें। तो ये वीजू अपने डॉल प्राइड के साथ आराम से सो गया। इधर वांगजी सोच रहा था कि शादी तो हो गई, अब फटाफट से ये बंदर अपने मैरिज को कंज्यूमेट कर ले। मतलब अगर वो उस डॉल प्राइड को किस भी कर लेगा, तब भी वांगजी अपने रूप में वापस आ सकता है। लेकिन ये बंदर तो सो रहा है। वांगजी के ऊपर हाथ रखकर वांगजी को असहज महसूस हो रहा था, घुटन सी महसूस हो रही थी, उसके बॉडी पर बहुत सारा प्रेशर महसूस हो रहा था, पर वो कुछ कर भी तो नहीं सकता था। क्या करेगा? तो वो चुपचाप वहीं पर पड़ा रहा। कब उसकी आंख लगी उसे खुद भी पता नहीं चला। इधर विशु सुबह जगने के बाद सबसे पहले अपने डॉल प्राइड को देखने लगा। सोचने लगा कि उसकी ब्राइड कहीं इस सिरेमिक डॉल के अंदर तो कैद नहीं है। अगर वो इसे तोड़ देगा तो क्या उसकी ब्राइड बाहर आएगी? ये सोचकर उसने सबसे पहले तो उस डॉल को ज़ोर से ऊपर उठाया, जैसे कि वो अभी उसे ज़ोर से नीचे पटकने वाला हो। तभी वांगजी ने बड़ी ज़ोर की आवाज़ की और चिल्लाया, सोचना भी मत। और ये आवाज़ सीधा विंग को अपने कानों में सुनाई दी। वो चौंक गया। उस एनिमल फॉर्म में होने के बावजूद भी वो अपने ब्राइड से कनेक्ट कर पा रहा था। ये देखकर वो चौंक गया। साथ में उसे ये भी पता चल गया कि ये डॉल सब कुछ महसूस कर सकती है, खतरा भी, खुशियाँ भी। मतलब उसकी शादी इसके स्पिरिट से हो चुकी है, सच में किसी बेजान चीज़ से नहीं। अब विजू सोचने लगा कि इस डॉल से उसकी वाइफ को आज़ाद कैसे किया जाए। अब वो इस डॉल को ज़मीन पर तो पटक नहीं सकता, बस हिला डुला कर देख सकता है कि कहीं से कोई छेद वगैरह तो नहीं है जिसके अंदर से वो अंदर की उसकी ब्राइड तक कोई संदेश पहुंचा सके, या फिर इस डॉल को कहीं से तोड़ सके, मरोड़ सके। वो अब उस डॉल को एग्जामिन करने लगा, उसे उलट पलट करके देखने लगा, जिस वजह से अंदर वांगजी भी पूरा उथल पुथल जैसा महसूस कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था वो कभी यहाँ गिर रहा है, कभी वहाँ गिर रहा है। हालांकि वो बस उसकी स्पिरिट थे, फिर भी उसे सब कुछ महसूस हो रहा था। जिस तरह से विंग ने उसे कंधे के नीचे पकड़ा हुआ था, जिस तरह से वो उसे ज़ोर ज़ोर से शेक किए जा रहा था। वांगजी को तो चक्कर आ रहे थे, पर वो कुछ कर भी तो नहीं सकता था। उसने अपनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी विंग को एक बार रोकने में खर्च कर दी थी, और अब वो उसे रोक भी नहीं पा रहा था। वो तो बस खुद को बैलेंस रखने की कोशिश करने लगा। वैसे भी ये डॉल अपने आप ही बैलेंस हो जाती थी, पर विजू उसे बैलेंस रहने दे तब ना। विजू उस डॉल को काफ़ी अच्छी तरह से एग्जामिन कर रहा था, उसे उठाकर देख रहा था, उसे सनलाइट में पकड़ रहा था, कभी फर्श पर रख रहा था, कभी अपने पैरों से उठा रहा था, कभी इधर सरका रहा था, कभी उधर सरका रहा था, उसे उल्टा पुल्टा करके हर तरफ से देख रहा था। और वांगजी ये सब कुछ महसूस कर रहा था। वो एक पल के लिए शर्मा भी रहा था कि ये बंदर के रूप में ही सही, पर उसका हस्बैंड है और उसे कहाँ कहाँ टच किया जा रहा है। वांगजी उसे कैसे समझाए कि उसे सेंसेशन हो रही है, चुप करे, छोड़ दे उसे। लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था, बेचारा मजबूर था। तो वो बस गुस्से में लाल हुआ, सब कुछ सह रहा था, दांत पीसते हुए कि जब वो इंसानी रूप में आएगा ना, तब इस बंदर को दिखाएगा वांगजी क्या चीज़ है। पर अभी के लिए उसे चुपचाप सब कुछ सहना होगा। यही सोचकर वांगजी वैसे ही रहा, बिल्कुल चुप,
अब अगर ये मंदिर गॉड ऑफ मिस्चीफ का है, शरारत के देवता का है, तो उनके भक्त सीधे साधे भोले भाले थोड़े ही होंगे। विंग के भक्त भी थे जो उससे भी ज़्यादा नमूने थे। उन्होंने कल रात को इस मंदिर में एक बंदर और एक गुड़िया को रखा था और वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इन दोनों की मैरिज कंज्यूमेशन हो गई होगी और वो अगले दिन से आगे की रस्में शुरू करेंगे। पागल लोग। वांगजी यही सोच रहा था, क्योंकि जो कुछ भी उनकी रस्में किए जा रही थी वो प्रॉपर हो ही नहीं रही थी। उनका कंज्यूमेशन होता तो वांगजी अपने शेप में वापस नहीं आ जाता। इधर विंग था जिसे इन सब चीज़ों से कोई भी मतलब नहीं था। उसे तो बस अपनी प्राइड उस डॉल के अंदर से बाहर निकालनी थी किसी भी सूरत में। तो वो अपने उसी काम पर लग गया। जब सभी लोग ब्राइड को मतलब उस डॉल को बाहर लेकर आए और उसके साथ आगे की रस्में परफॉर्म करने लगे, विंग अचानक से कूदकर वहाँ पर आ गया। उसने उस डॉल को उठाया, अपने चेस्ट पर पकड़ लिया और जंप करके वहाँ से भाग गया। सारे लोग पीछे से चिल्लाते रहे, अरे गॉड, भी ब्राइड को लेके भाग रहे हैं, उन्हें बचाओ, उन्हें बचाओ। कुछ देर बाद उन्हें खुद ही समझ आया कि उनके गॉड अपनी ब्राइड को लेकर चले गए हैं। उन्हें ऐसे पीछे से चिल्लाना अच्छा नहीं लगता, तो वो चुप हो गए और गॉड को बस जाने दिया। इधर इधर विशु एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांगे लगाता हुआ अपनी ब्राइड को एक हाथ से अपने चेस्ट पर जोर से पकड़े हुआ कहीं भाग रहा था, जंगल में अंदर की तरफ। वांगजी की हालत तो पूछो ही मत, वो कब का बेहोश हो चुका था। उसे इस बाहरी मॉडल दुनिया से कुछ लेना देना ही नहीं था। ऐसा हस्बैंड हो तो मौत भी आपको टक करके छूकर वापस चली जाए और कहे, भाई गलती हो गई, अपनी ब्राइड को खुद ही संभालो, तुम उसके लिए काफ़ी हो। वांगजी बस इसी चीज़ का अनुभव कर रहा था और कैसे तो करके खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो कुछ और कर भी तो नहीं सकता था। तो वीजू, हमारे गॉड ऑफ मिस्चीफ, अपने एनिमल फॉर्म में अपने डॉल ब्राइड को लेके आ गए, एक पेड़ पर बैठ गए और फिर से एक बार उस डॉल को हिला हिला कर देखने लगे कि उसके अंदर से उसकी ब्राइड कैसे नीचे टपकेगी। अब वांगजी उसे कैसे समझाए कि उसने जो इतनी उछल कूद मचा के रखी है उस वजह से वांगजी पहले ही बेहोश हो चुका है। अब उसके बार बार हिलाने से वांगजी उस डॉल से बाहर कैसे आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि वो खुद ही डॉल है। उसके अंदर तो उसकी बस स्पिरिट है। वैसे बीइंग अगर हेवन की वो मीटिंग अटेंड करता तो उसे पता चलता कि उसे बस अपने ब्राइड को किस करना है और बात ख़त्म। उसकी ब्राइड उसके सामने अपने रूप में वापस आ जाएगी। बट ये तो हमारा बीइंग ठहरा, हर चीज़ को एक्सपेरिमेंट करके खुद से ढूंढ निकालता है। तो वैसे ही वो अपनी वाइफ को ढूंढ रहा था उस डॉल के अंदर। तो उसने सबसे पहले तो जंप कर करके वांगजी को परेशान किया और अब उस डॉल को पूरा चेक करके हिला हिला कर वांगजी को बाहर निकालने की कोशिश की, पर वो निकला नहीं। तो उसने अब फिर से दिमाग लगाया। उसे लगा उसकी प्राइड है, उसे अच्छे से सजाया नहीं, तो क्यों ना वो उसे नहला धुलाकर अच्छे से तैयार करके सजा के अपने सामने रखेगा और फिर उसे कहेगा कि वो अपने रूप में वापस आए। कहीं उसकी ब्राइड बिना कपड़ों के आ गई तो फिर तो उसे बहुत बुरा लगेगा। तो विंग ने ऐसा ही किया। वो पास के नदी पर गया। वहाँ पर बहुत ही सुंदर तालाब बना था नदी में ही। तो वो अपनी ब्राइड को लेके वहाँ पर गया। वहाँ पर अच्छे से नहाया। अपनी डॉल ब्राइड को भी उसने 2-3 बार पानी में डुबोया, बाहर निकाला, देखा वो नहीं बन रही है इंसान, तो वापस से डुबोया, फिर बाहर निकाला, फिर देखा नहीं बन रही है इंसान, फिर से डुबोया। ये उसने कुछ टाइम तक किया तो पाया कि उसकी वाइफ तो इंसान नहीं बन रही है। तो उसने चुपचाप उसे निकाल कर किनारे पे रखा, फिर इंतज़ार करने लगा कहीं सूखने के बाद तो इंसान नहीं बनेगी। बट वो तब भी इंसान नहीं बनी।
विंग सोचने लगा, अब वो क्या कर सकता है। अब तक तो उसे ज़ोरों की भूख भी लगी थी, तो उसे लगा अगर वो अपनी वाइफ को खाना खिलाएगा तब वो शायद से इंसान बन सकती है। तो उसने कुछ केले तोड़े, कुछ और भी फल तोड़े, फिर अपनी वाइफ के सामने लाकर रख दिए और कहा, उठो भी, जगो भी, खाना खा लो। इधर वांगची, जो अभी अभी नदी में डूबने के शौक से उभरा था, वो चिल्ला रहा था, अरे किस कर बेवकूफ, किस कर, खाना नहीं खाना है मुझे, मैं अपने इंसानी रूप में आने के बाद खा लूंगा, तू बस किस कर भाई। बदकिस्मती से विंग तक ये सब कुछ नहीं पहुंच रहा था। तो अभी वीचू एक एक कदम अपने एनिमल इंस्टिक्ट्स को दिखाने लगा। वो वांगची की तरफ बढ़ा, मतलब अपने डॉल वाइफ की तरफ बढ़ा। उसने सबसे पहले तो केले का छिलका उतारा, एक बाइट खुद लिया और एक बाइट अपने डॉल वाइफ को खिलाने लगा, जैसे कि अभी वो मुंह खोलेगी और एक बाइट लेगी। पर ऐसा नहीं हुआ, तो उसने बस ऐसे ही उसके मुंह पर थोड़ा सा केला लगा दिया, फिर खुद एक बाइट ले लिया। फिर उसने हर फल के साथ ऐसा ही किया और धीरे धीरे वांगची की पूरी बॉडी उन फलों से भर गई, पूरी तरह से कवर हो गई। कुछ देर बाद वहाँ पर कुछ छोटे छोटे इंसेक्ट्स भी भिनभिनाने लगे। वांगची को इतना गुस्सा आ रहा था कि वो कह ही नहीं सकता। एक बार, बस एक बार वो अपने इंसानी रूप में आ जाए, वो सबसे पहले अपने हस्बैंड पर बिजली गिराएगा, उसे जान से मार डालेगा। वो दांत पीसते हुए यही सोच रहा था। इधर विंग ने पूरी तरह से अपनी ब्राइड को मैला कर दिया, धूल भी हो रही थी। वो अभी अभी पानी से निकला था। उसने अपने डॉल ब्राइड को पानी में डुबो डुबो कर धोया था और फिर उसे पूरी तरह से गंदा कर दिया था। विंग अब अपना सर खुजाते हुए सोच रहा था, ये तो खाना खाने के लिए भी नहीं जगी, अब क्या करूं? अगर मैं इसे कपड़े पहनाऊं तो लड़कियों को तो कपड़े पहनना पसंद होता है ना। अब विंग ने अपने डॉल ब्राइड को उठाया और वापस से पानी में डुबो दिया। फिर वो उसे घिस घिस कर साफ करने लगा। इधर वांगची की हालत ऐसे हो गई थी जैसे उसके मुंह नाक में पानी चला गया हो। वो हाथ पैर मारते हुए ऊपर तैरने की कोशिश कर रहा हो पर निकल नहीं रहा हो। वो अपने हस्बैंड को इतनी गालियाँ दे रहा था जितनी कि उसे आती है, ऑब्वियसली 2-4 ही थी। वांगची को अचानक से एहसास हुआ उसे इतनी ज़्यादा गालियाँ नहीं आती, तो उसने जितने भी सुर ताल सीखे थे, मुद्राएं सीखी थी, वो उनके नाम से अपने हस्बैंड को गालियाँ देने लगा, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर। इधर विंग के कान में कुछ तो बज रहा था पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या है। अब जब उसे समझ आ गया कि उसने काफ़ी देर से अपने ब्राइड को पानी में भिगो कर रखा है, तब जाकर उसने उस डॉल को बाहर निकाला, उसे अच्छे से पोंछ लिया और फिर उसे लेकर कूदते फांदते एक और जगह चला गया, एक गार्डन जैसी जगह पर जहाँ पर बहुत सारे फूल थे। फिर उसने अपनी ब्राइड को वहाँ पर रखा, फिर एक एक फूल तोड़कर वो उसे सजाने लगा। इधर वांगची, जो ये सब देखकर चौंक गया था, वो सोचने लगा, वैसे ये इतना बुरा भी नहीं है, शायद से इसे पता ही नहीं है कि ब्राइड के साथ करना क्या है। वो था तो गुस्से में, लेकिन फिर भी सही दिमाग से सोच रहा था कि मुझे किसी तरह से इसे बताना पड़ेगा कि मुझे किस करना है। इधर विंग पूरे मन से अपने डॉल ब्राइड को बहुत सुंदर तरीके से सजा रहा था, यहाँ तक कि उसने उसके लिए फूलों का पेड़ भी बनाया और फिर उससे बातें करने लगा अपने बारे में, अपने बचपन के बारे में, कि किस तरह से वो गॉड बन गया, वो भी गॉड ऑफ मिस्चीफ, शरारतों का देवता। उसे देखकर लगता है कि वो शरारतें करता होगा, वो तो कितना मासूम बच्चा है, बिल्कुल भी शरारत नहीं करता।
फिर भी हेवन के गॉड ने उसे शरारती देवता करार दिया और उसे बंदर बनाया। विंग अपने ब्राइड से हेवन की ही शिकायत किए जा रहा था, जिसे देखकर वांगची को एक पल के लिए हंसी भी आ रही थी और विंग के लिए बुरा भी लग रहा था। विंग ने उसे अपना नाम बताया। वांगची भी अपने हस्बैंड को अपना नाम बताना चाहता था पर बता नहीं पा रहा था। तभी विंग ने कहा, वांगची। ये सुनकर तो वांगची चौंक गया। इसे मेरा नाम पता है, फिर भी ये ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है? वांगची सोचने लगा। विंग ने कहा, वांगची, जब तुम इंसानी रूप में आ जाओगे ना, तब हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बनेंगे। मैं तुम्हारे लिए ऐसे ही बहुत सारे फूल लेकर आऊँगा। हर दिन तुम्हारी चोटी बनाऊँगा, उसमें इन सारे फूलों को सजाऊँगा। फिर हम अपने लोगों से मिलने के लिए जाएंगे। सभी लोग कितने खुश होंगे ना कि वांगची जैसी खूबसूरत दूसरी कोई लड़की उन्होंने नहीं देखी होगी, खासकर तुम्हारे बाल। वांगची फिर से मुंह फुलाकर सोचने लगा, मैं लड़की नहीं लड़का हूँ, लाइट बेयरिंग गॉड बनने वाला हूँ। मैं जब गॉड बन जाऊँगा ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वांगची एक पल के लिए दांत पीस रहा था, एक पल के लिए विंग की बेवकूफ़ी पर हंस रहा था, एक पल के लिए उस पर उसे दया भी आ रही थी। इधर विंग बातों ही बातों में वांगची से ये भी बोल गया कि उसने हेवनली मीटिंग अटेंड नहीं की। अब जाकर पूरा किस्सा वांगची के समझ में आ गया। तभी तो विंग उसे लेकर इतना ज़्यादा कंफ्यूज है, उसे पता ही नहीं है कि वांगची के साथ करना क्या है। तो वांगची ने सबसे पहले तो गहरी सांसें ली, खुद को शांत किया और सोचने लगा कि उसे किसी तरह से विंग को ये एहसास दिलाना होगा कि विंग को वांगची को टच करना है, उसे मैरिज को कंज्यूमेट करना है या फिर कम से कम किस तो करना है ताकि उनका कनेक्शन बने। पर ये बात तो तभी हो सकती है ना जब वांगची के पास इनफ स्पिरिचुअल एनर्जी हो ताकि वो विंग तक अपना मैसेज पहुंचा सके। इसलिए तो वांगची को मेडिटेशन करना पड़ेगा, मतलब उसे शांत रहकर मेडिटेशन करना है। तो वांगची ने सोच लिया। इधर विंग अपनी डॉल ब्राइड से लगातार बातें किए ही जा रहा था, किए ही जा रहा था, किए ही जा रहा था। वांगची विंग को इंसानी रूप में देख तो नहीं पा रहा था, पर उसकी आवाज़ उसे बड़ी प्यारी लग रही थी। उसे एहसास भी हो रहा था एक स्ट्रॉन्ग गोल्डन कोर का, एक साफ दिल का और थोड़े से बेवकूफ़ दिमाग वाले इंसान का भी, जो अब वांगची से हमेशा हमेशा के लिए जुड़ रहा है। वांगची का दिल भी हल्के हल्के इस इंसान के लिए पिघल रहा था। उसकी ये बेवकूफ़ी भरी प्यारी बातें वांगची को बड़ी अच्छी लगने लगी थी। तो उसने मेडिटेशन करने का प्लान थोड़ा सा डिले किया और विंग की बातें सुनने लगा। विंग दिन भर अपने डॉल ब्राइड से बहुत सारी बातें करता रहा और फिर कहीं रात को जाकर अपनी डॉल ब्राइड के साथ टेंपल वापस लौटा। वो सीधा टेंपल के अंदर चला गया और वहाँ जाकर उसने अपने डॉल ब्राइड को रखा और पास में ही बैठता हुआ अपने बंदर रूप में सोचने लगा कि वो किस तरह से अपने ब्राइड को वापस से इंसान बना सकता है। कहीं वो हेवन से सीधा कांटेक्ट करके किसी और से तो नहीं पूछे, पर फिर ऐसे सब उस पर हंसेंगे। उसके जितने भी दोस्त हैं वो सब कहेंगे कि ये विंग कभी भी मीटिंग में नहीं आता और फिर बाद में पूछता रहता है कि इसका क्या करे, उसका क्या करे। और फिर कभी कभी तो उसके दोस्त जानबूझकर उसे गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, जिस वजह से विंग कभी कभी फंसता भी है। तो वो अपने ब्राइड को लेकर इस बात पे रिस्क नहीं लेना चाहता था। तो वो अपने ब्राइड के इंसान होने का इंतज़ार करते हुए वहीं पर लेट गया अपने ब्राइड के पास। इधर वांगची को जैसे ही एहसास हुआ कि विंग सो गया है, उसने अपना मेडिटेशन करना शुरू किया। वो लगभग रात भर ही मेडिटेट करता रहा, तब जाकर
सुबह होते होते उसके पास थोड़ी बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी जमा हो गई, तो वो सीधा विंग के सपने में चला गया और वहाँ जाकर वांगजी ने उसे अपना असली रूप दिखाया। बिल्कुल दुल्हन की तरह तैयार हुआ वांगजी फूलों की शैया पर लेटा हुआ विंग की तरफ देख रहा था। उसे कह रहा था, हस्बैंड मेरे पास आओ, मुझे अपना लो। और इधर विंग जो वांगजी को बस देखे जा रहा था। वांगजी इतना संदेश पहुंचाकर थक गया और सो गया। एक तो कल पूरा दिन उसने बहुत सारी मेहनत की थी, रात भर बैठ के मेडिटेशन भी किया था। उसे जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी बनी थी उसने विंग को सपना दिखा दिया था। अब वो थक हार कर सो चुका था। इधर विंग को जैसे ही सपना आया वो फटाक से खड़ा हो गया और अपने डॉल ब्राइड की तरफ देखने लगा। ये रूप विंग ने पहली बार देखा था। ये लड़की नहीं थी, लड़का था, और कितना खूबसूरत था। माना कि विंग को उसकी वाइफ की इतनी खूबसूरती की उम्मीद थी, लेकिन उसने हमेशा ही लड़की सोचा था, पर ये तो लड़का है। ठीक है ठीक है, विंग इस बात का कोई ना कोई तोड़ निकालेगा, चाहे उसे स्वर्ण ब्रदर बनकर ही रहना क्यों ना पड़े। ठीक है, कोई बात नहीं। पर वो फूलों की शैया पर था, बिल्कुल कल के जैसे, और कह रहा था, मेरे पास आओ। नहीं, विंग उसके पास नहीं जा सकता, वो लड़का है। विंग कैसा ऐसा कर सकता है? विंग उसके पास नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, वो लड़का है। विंग खुद को समझाने लगा और अपने ब्राइड की तरफ ठीक से देखने लगा। ज़रूर ये ब्राइड तो सच में लड़के के रूप में थी। विंग ने अभी तक देखा क्यों नहीं? विंग अपने बाल खींच रहा था और उस टेंपल में इधर उधर चलते हुए सोच रहा था कि अब वो क्या करे। ये ब्राइड, ये लड़का है। विंग की शादी एक लड़के से हो चुकी है और उसका ब्राइड उससे कह रहा है, मेरे पास आओ, मुझे अपनाओ। विंग कैसे अपनाएगा एक लड़के को? विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा है। विंग अपने बाल खींचते हुए इधर उधर चलता हुआ यही कह रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। हेवन, आपने ऐसा क्यों किया? मेरी शादी एक लड़के के साथ क्यों की? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। विंग रोते चिल्लाते टेंपल में भाग रहा था, इधर से उधर, उधर से इधर। इधर वांगजी चैन से सो रहा था। उसे तो पता ही नहीं था कि उसके हस्बैंड पर उसके सपने की वजह से क्या बीती है। बेचारा इतना परेशान हो चुका था। दूसरी तरफ वांगजी उस दिन देर से उठा। वैसे भी वो उठकर करेगा क्या, लेकिन फिर भी उसकी नींद खुली तो उसने पाया विंग उसी की तरफ देख रहा है, ये बड़ी बड़ी आंखों से। तो वांगजी बिल्कुल सहम गया। वैसे वो हिल तो नहीं सकता, लेकिन महसूस तो कर सकता है कि उसकी तरफ कोई स्टेयर कर रहा है। और विंग बस चुपचाप वहाँ पर अपने ब्राइड को देखे जा रहा था। वांगजी सोच रहा था, ये कर क्या रहा है? विंग ने तब जाकर फिर से एक बार रोते हुए कहा, हाँ, ये नहीं हो सकता, तुम लड़के हो। वांगजी चौंक गया। क्या मतलब मैं लड़का हूँ? क्या इसे पता नहीं था? विंग ने फिर से कहा, हम कैसे करेंगे? हमारी शादी कभी भी कंsummate नहीं हो सकती, मैं कवारा ही मरूंगा। वांगजी ने अपने सर पर हाथ मार लिया। क्या ये पागल है? चलो। वांगजी ने बड़ी मुश्किल से अपना गुस्सा शांत किया। फिर सोचने लगा कि उसे अपने हस्बैंड को सही से बताना पड़ेगा कि वो अगर उसे चूम भी ले तब भी वो इंसानी रूप में आ सकता है। उसके बाद वो डिवोर्स ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये संदेश पहुंचाने के लिए भी वांगजी को फिर से मेडिटेशन करना पड़ेगा।
वांगची तो अब फ्रस्ट्रेट होने लगा था। इधर विंग अभी भी उसी कश्मकश में था कि उसकी ब्राइड एक लड़का है, उसकी ब्राइड एक लड़का है, उसकी ब्राइड एक लड़का है। वो दिन भर अपने बाल खींचते हुए इधर उधर कूदते फांदते यही कह रहा था, और वांगची बस स्टॉल के अंदर बैठा बैठा विंग की ये सारी हरकतें महसूस कर रहा था। उसका हस्बैंड सच में पागल है, पर वांगची उसका कुछ कर भी तो नहीं सकता। वो दिन फिर से बीत गया। विंग पागलों की तरह दिन भर हरकतें करता रहा, क्या कुछ करता रहा। एक बार तो वो टेंपल से चला भी गया। वांगची ने थोड़ी सी राहत की सांस ली। इधर विंग सीधा उसी ग्रैनी के पास पहुंच गया, उसके फूड स्टॉल पर, और वहां जाकर वो चिल्लाने लगा, ग्रैनी ग्रैनी, आपको पता है एक लड़की की दूसरे लड़के के साथ शादी हो गई है। ऐसा कैसे हो सकता है ग्रैनी? और पता है उनमें से एक लड़की को पता भी नहीं था कि उसके दूसरे लड़के के साथ शादी हो रही है। ग्रैनी ने कहा, विंग क्या बात है बेटा, क्यों इतना परेशान हो? कहीं तुम्हारी तो शादी नहीं हुई? विंग अचानक से सकपका गया। उसने कहा, नहीं नहीं नहीं, मेरे दोस्त की हुई है, एक लड़की के साथ हुई है। उसे तो पता भी नहीं था कि उसकी एक लड़के के साथ शादी हुई है, उसके साथ धोखा हुआ है। अब उसे क्या करना चाहिए ग्रानी? वो 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 जब तक अपने मैरिज कंसुमेट नहीं करेगा उसका हस्बैंड उसे छोड़ेगा नहीं। वो बहुत परेशान है ग्रानी, वो क्या करे? अब ग्रानी ने हंसते हुए विंग के सर पर हल्के से पैट किया और कहा, तुम इसे जानते हो? विंग ने मुंह टेढ़ा करके अंदर की तरफ देखा तो वहाँ पर एक लड़की थी। विंग ने कहा, हाँ, ये तो आपकी पोती है ना? ग्रैनी ने कहा, हाँ, ये मेरी पोती है। और तुम इसे जानते हो? ग्रैनी ने सामने वाले दुकान की तरफ इशारा किया। वहाँ पर भी एक और लड़की थी जो तांगोले बेच रही थी। विंग ने कहा, हाँ, वो आपकी पड़ोसी है। ग्रैनी ने कहा, ये दोनों आपस में प्यार करती है। अब विंग बिल्कुल चुपचाप कभी उस ग्रैनी की पोती को देख रहा था तो कभी सामने वाली लड़की को देख रहा था। एक बार ग्रैनी की पोती को देख रहा था, फिर सामने वाली लड़की को देख रहा था। वो सच में एक दूसरे को देख रही थी। अब सिर्फ विंग की आंखें हिल रही थी, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। सामने वाली लड़की इस लड़की को देखकर मुस्कुरा रही थी, ये लड़की सामने वाली लड़की को देखकर मुस्कुरा रही थी। वो इशारे कर रहे थे प्यार के, वो इशारे कर रहे थे प्यार के। वो सच में प्यार करते हैं, फिर कैसे? अब विंग ने ग्रैनी की तरफ देखा। ग्रैनी विंग की सारी हरकतें नोट कर रही थी। उन्होंने कहा, विंग बेटा, प्यार जेंडर देखकर नहीं किया जाता। प्यार तो बस हो जाता है किसी से भी। जैसे मेरी पोती को हुआ वैसे ही तुम्हारे उस दोस्त को भी हो जाएगा जिसकी उसकी ब्राइड लड़का है। विंग ने कहा, सच में? वैसे वो था तो बड़ा खूबसूरत। ग्रैनी ने कहा, विंग क्या कहा? विंग ने कहा, कुछ नहीं। क्या सच में लड़के को लड़के से प्यार हो जाता है? ग्रैनी ने कहा, अगर उन दोनों की किस्मत में एक दूसरे को लिखा है तो उनके बीच प्यार भी हो ही जाएगा। और अगर वो दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते तो फिर उसे कहना कि वो उस लड़के को छोड़ दे। छोड़ना है? विंग सोचने लगा। ग्रैनी ने कहा, हाँ, जहाँ प्यार नहीं होता वहाँ रिश्ते बंद कर नहीं रखे जा सकते, लोगों को बांध कर नहीं रखा जा सकता। अगर प्यार नहीं है तो तुम्हारे दोस्त को भी ज़बरदस्ती के रिश्ते में बंद कर रहने की ज़रूरत नहीं है। उसे कहना आज़ाद हो जाओ और अपने दूल्हे को भी आज़ाद कर दो, आज़ाद कर दो। विंग ने ये बात नोट की। और अगर प्यार हो तो? फिर उसने पूछा। ग्रैनी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर प्यार हो तो उसे कहना कि तुम उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो
हाँ, मैंने, वेग ने कहा। ग्रैनी बस मुस्कुराई। तो वेग ने कहा, "हम्म, मैं ही, मेरी शादी हो गई है, मुझे पता ही नहीं था कि वो लड़का है।" ग्रैनी ने कहा, होता है कभी कभी, पर अगर तुम कोई निर्णय नहीं ले सकते तो एक बार उसके हाथ में सारी बागडोर देकर देखो, क्या पता वो सही निर्णय ले ले। किरानी की ये बात सुनकर विंग को बड़ा अच्छा लगा। उसने यही सोचा कि अब वो जाकर अपने डॉल ब्राइड वांगजी से कहेगा कि वांगजी खुद से निर्णय ले ले कि वो विंग के पास कैसे आएगा। विंग को समझाए कि वो वांगजी को कैसे क्लेम कर सकता है। इसी कश्मकश में वो वापस टेंपल आ गया। इधर वांगजी का मेडिटेशन अच्छे से हो गया था। तो विंग जैसे ही वांगजी के सामने पहुंचा, उसका सर भारी सा होने लगा। वो आज दिन भर इतना ज़्यादा सोच सोच कर थक गया था। तो वो फिर से सो गया और सोते ही उसे सपना आया, जहाँ पर एक बिल्कुल सफ़ेद रोब्स पहना आदमी उसके सामने से चलकर आ रहा था। उसका चेहरा इतना ब्राइट था, इतना खूबसूरत कि विंग उस चेहरे को बस देखता ही रह गया। उस लड़के ने विंग के सामने आकर कहा, विंग। विंग ने भी उस लड़के को आवाज़ दी, वांगजी। इस बात पर वांगजी मुस्कुरा दिया। उसने विंग के सामने अपना हाथ पकड़ा तो विंग ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया। दोनों अब एक साथ चलने लगे, धीरे धीरे, कदम दर कदम। वांगजी ने अपना सर थोड़ा सा टेढ़ा करके विंग की तरफ देखा तो विंग ने भी बिल्कुल वैसा ही किया। अब वांगजी मुस्कुराया तो विंग भी बिल्कुल ब्राइट स्माइल के साथ वांगजी को देखने लगा। विंग को लगने लगा कि वांगजी इतना भी बुरा नहीं है, वो उसके साथ दोस्ती कर सकता है। अब वांगजी आगे चलने लगा तो विंग भी उससे कदम से कदम मिलाकर चलता हुआ उसे कुछ बातें करने की कोशिश करने लगा। वांगजी, विंग ने पुकारा। वांगजी ने पूछा। विंग ने कहा, तुम इंसान कैसे बनोगे? अब वांगजी इस बात पर बिल्कुल थम गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि विंग को वो कैसे बताए कि वो उसे किस करे, और वैसे भी सपने में नहीं, रियल में उस डॉल को किस करे। तो वांगजी ने कुछ देर तक सोचा, फिर विंग से पूछा, क्या तुम्हें पता है ये कर्ज कैसा है? विंग ने सर हिलाकर मना कर दिया। तो वांगजी ने कहा, बात नानिंग से शुरू होती है। विंग ध्यान से वांगजी की बातें सुनने लगा। वांगजी ने बड़े शॉर्ट में विंग को समझाया कि कैसे उनके साथ इतना अन्याय हुआ, कैसे जिन गुआंगशाओ ने वांगजी को हैरेस करने की कोशिश की और वांगजी ने श्राप दे दिया। ये बातें सुनकर विंग बड़ा परेशान हो उठा। उसकी आंखें नम हो गई। वांगजी ने अब मुस्कुराते हुए विंग की तरफ देखकर कहा, तो इस कर्ज का एक ही तोड़ है। विंग अब वांगजी की बात समझते हुए बोला, जब गॉड अपने ब्राइड को क्लेम करेंगे। वांगजी ने बस हाँ में सिर हिलाया और तभी वो वहाँ से गायब हो गया। अब विंग इधर उधर वांगजी को ढूंढने लगा, पर वांगजी का कनेक्शन तो कट गया था। उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी ख़त्म हो गई थी। इधर विंग की भी नींद टूट गई और वो अपने डॉल ब्राइड के सामने बैठ गया। उसने देखा कि उसके डॉल ब्राइड की आंखें नम सी लग रही है। उसके चेहरे से ही ऐसा लग रहा है कि वो रोने वाला है। अब विंग ने अपना हाथ आगे बढ़ाया अपने डॉल ब्राइड की तरफ और फिर उसके सर पर हाथ रखा। अचानक से वांगजी को इस बात का एहसास हुआ कि उसके सर पर कोई थपथपा रहा है। तो उसने उस टच को महसूस करने की कोशिश की।
उसे सच में बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा लग रहा था कि उसका अपना कहने के लिए उसके पास कोई है, उसका हस्बैंड है। इतने सालों से वो कल्टीवेशन में इतना बिजी था कि वो जिस ज़िंदगी को पीछे छोड़कर आया था उन लोगों के नाम भी उसे याद नहीं थे। पर आज पहली बार इतने सालों में उसे कोई अपना मिल गया था। उसका हस्बैंड वांगजी इस टच में लीन होना चाहता था, पर अभी तो वो कुछ नहीं कर सकता था। पर तभी उसे एहसास हुआ, उसे जिस ब्लैंकेट में रैप होने का हमेशा एहसास होता है उसमें कुछ गर्माहट सी आ गई है, एक वार्मथ सी, गोल्डन वार्मथ। वो समझ गया विंग उसे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा है। इधर विंग भी वांगजी से और बातें करना चाहता था, उसे अच्छे से समझना चाहता था। इसलिए उसने वांगजी को स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया, जो वांगजी को बिल्कुल अलग ही लेवल पर ले गई। वांगजी को वो वार्मथ, वो स्पिरिचुअल एनर्जी अपने अंदर महसूस होने लगी, अपने वेन्स में। इधर विंग ने थोड़ी देर तक मेडिटेशन किया। वैसे भी उसके लिए शांत बैठना बड़ा मुश्किल हो रहा था। उसने सोचा था कि वो अपने कल्टीवेशन के ज़रिए ही वांगजी को उसकी वापस इंसानी बॉडी देकर रहेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। विंग शांत नहीं बैठ सकता, वो ज़्यादा मेडिटेशन भी नहीं कर सकता। उसकी पावर ही उसकी शरारत है, उसका चुलबुलापन है, तो वो क्या करेगा। अभी उसके पास बस एक आखिरी रास्ता बच गया था, जो कि वांगजी ने उसे बताया था। उसे वांगजी को क्लेम करना होगा फिजिकली। विंग गल्प करते हुए अपने डॉल ब्राइड की तरफ देखने लगा। फिर कुछ सोचकर उसने डॉल ब्राइड को उठाया और फिर वहाँ से चलता बना एक अकेले चैम्बर में, जो बनाया तो विंग के लिए गया था, पर विंग उसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता था। पर चलो, अब तो कर सकता है। यही सोचते हुए वो अपने डॉल ब्राइड को लेके अपने प्राइवेट चैम्बर में गया, दरवाज़ा लगा लिया और फिर उसने अपने डॉल ब्राइड को बेड पर रखा। फिर उसकी तरफ देखने लगा। इधर वांगजी, जो उस वार्मथ में खोने ही वाला था, उसे एहसास हुआ कि उसका हस्बैंड फिर से उसे उठाकर कहीं ले जा रहा है। वांगजी को लगा उसके साथ सर्कस फिर से शुरू होने वाली है, पर ऐसा नहीं हुआ। तो वो भी इंतज़ार करने लगा कि विंग आगे क्या करने वाला है। वो क्यूरियस हो गया था। विंग ने वांगजी को ले जाकर बेड पर रख दिया। फिर वो उसे देखने लगा, सोचने लगा कि उसे क्या करना चाहिए। अपनी वाइफ को क्लेम करना है। वाइफ लड़के वाइफ को अपने मेल ब्राइड को क्लेम करना है, राइट, मेल ब्राइड को क्लेम करना है। विंग ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उस डॉल पर वो सहलाने लगा। जो एहसास वांगजी को भी हुआ, उसे विंग के इंटेंशंस साफ समझ आ रहे थे। वैसे तो वो शादी जैसी चीज़ों पर बिलीव नहीं करता था, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी भी कभी शादी होगी, बट हो रही है। उसका हस्बैंड उनकी शादी कंज्यूमेट करने जा रहा है और वांगजी डॉल के अंदर कैद है। क्या कॉम्बिनेशन है। बट वांगजी कुछ कर नहीं सकता, उसे शांत रहना होगा। तो वो शांत ही रहा। विंग ने वांगजी के उस डॉल नुमा बॉडी पर काफ़ी हाथ फहराए। फिर उसे ऐसा लगने लगा कि हाँ, ये मेरी वाइफ है और उसे प्यार है। तो विंग ने फट से उस डॉल को उठाकर गले से लगा लिया। बिल्कुल बंदरों के जैसे वो उसे गले से लगाकर झूमने लगा। इस बात का एहसास वांगजी को भी हुआ। हाँ, वो विंग से और ज़्यादा एक्सपेक्ट भी क्या कर सकता है। वो शरारती है, बंदर है, बंदरों जैसी ही हरकतें करेगा। ठीक है,
वांगजी ने इस बात को भी एक्सेप्ट कर लिया। अब विंग ने वापस से उस डॉल को अपने दोनों हाथों से पकड़ा, बिल्कुल अपने चेहरे के सामने, और उसे प्यार से देखने लगा। उसे उस डॉल को किस करना था। विंग उसे अपने होठों तक लेकर आया और फिर से गले से लगा लिया, फिर से अपने सामने रखा और उसे देखने लगा। फिर उसने धीरे से डॉल को अपने होठों तक लेकर आया और उसके माथे पर चूमा, बट कुछ नहीं हुआ। ओके, वांगजी सोचने लगा, कुछ क्यों नहीं हुआ। मुझे तो एहसास हुआ कि उसने मुझे किस किया, बट कुछ नहीं हुआ। शायद से विंग को कुछ और करने की ज़रूरत है। अब वांगजी इंतज़ार करने लगा। उसे पता था विंग अब उनकी मैरिज क्लेम करने वाला है, तो वो बस गहरी सांस लेकर इंतज़ार करने लगा कि विंग आगे आगे क्या करने वाला है। विंग ने सबसे पहले तो डॉल को माथे पर किस किया, फिर उसने उसके चेहरे पर अपनी उंगली से पूरा ट्रेस किया। फिर पता नहीं उसके मन में क्या आया, जैसे हम कोई रंगोली पोंछते हैं, उसे ख़राब करते हैं, वैसे वो उस डॉल के चेहरे पर हाथ घुमाने लगा, जल्दी जल्दी जल्दी। जिस बात का एहसास वांगजी को भी हुआ। वो सोचने लगा, क्या ये पागल है, ये क्या कर रहा है। खैर, वो कुछ कर नहीं सकता, तो वो शांत हो गया। इधर विंग ने फिर से अपने ब्राइड को अपने सामने पकड़ा, बिल्कुल बंदरों के जैसे। फिर वो उसे माथे पर, उसके गाल पर किस करने लगा। हाँ, ये सीक्वेंस सही था। पहले वाला गलत हो गया था ना, तो विंग ने उसे पोंछ डाला था। तो उसने पहले माथे पर किस किया, फिर गाल पर, फिर आँख पर, फिर नाक पर, फिर कान पर, और फिर जाकर होठों पर। इधर वांगजी को झटके पे झटका लग रहा था। हर बार जब भी विंग के होठ उसकी स्किन को टच हो जाते, वांगजी को कोई बिजली का करंट जैसा लगता। उसे ऐसा लगता कि उसे कोई खींच रहा है, पर फिर सब कुछ शांत हो जाता। और ऐसे उसे कई सारे झटके मिले, क्योंकि विंग उसे होठों पर किस नहीं कर रहा था। वांगजी अब सच में परेशान हो गया था। ये बंदर है, सच में उसका हस्बैंड बंदर है। अब वांगजी बहुत ज़्यादा चिढ़ गया था। कह रहा था, कम ऑन विंग, तुम कर सकते हो, कर सकते हो। उसे फिर से एक बार खींचने की फीलिंग हुई, जैसे उसे आसमान निगलने वाला हो, लेकिन फिर से उसे नीचे पटक दिया गया। विंग ने फिर से उसके माथे पर किस किया था और अब वो बेड पर सीधा लेट गया था। इधर वांगजी को एहसास हुआ, उसे खींचा जा रहा है, फिर से पटका जा रहा है। कोई बात नहीं, कर लो बेटा जो करना है। जब तक मैं डॉल में हूँ, कर लो जो करना है। एक बार मैं इंसान बन गया, फिर तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वांगजी मुँह फुलाए यही सोच रहा था। इधर विंग ने वापस से उस डॉल को अपने सामने पकड़ा, फिर से उसे गले से लगा लिया, फिर से उसके गाल पर, उसके आंखों पर, उसके होठों पर किस करने लगा। अब धीरे धीरे वांगजी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। विंग उसे किस कर करके छोड़ रहा था, उसे आगे ही नहीं बढ़ रहा था। वांगजी इतना ज़्यादा इरिटेट हो चुका था, इतना ज़्यादा परेशान हो चुका था कि वो फिर से एक बार उसी तरह से चिल्लाने लगा, जैसे वो जिन गुआंगशाओ पर चिल्लाया था। उसी इंटेंसिटी के साथ, उसी पावर के साथ वो इतने ज़ोर से चिल्लाया, विंग के बच्चे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसी वक्त विंग ने वांगजी के होठों पर होठ रख दिए। एक तरह से उन दोनों की पावर मैच कर गई। पता नहीं क्या हुआ, पर वांगजी अपने रियल फॉर्म में आ गया, बिल्कुल विंग के ऊपर। विंग के होठ वांगजी के होठों पर थे। विंग ने उसे गले से लगा रखा था और वांगजी अपने फुल ह्यूमन फॉर्म में था, विंग के ऊपर, बिल्कुल उससे चिपक कर, और उसके होंठ विंग के होठों पर थे। एक पल के लिए तो वांगजी बिल्कुल चुप हुआ। इधर विंग तो स्टन था ही पहले से ही। फिर धीरे धीरे वांगजी को समझ आया
कि वो किस पोजीशन में है, तो उसने हल्के से अपने होंठ हिलाने शुरू किए। पता नहीं विंग को क्या हुआ, शायद से उसे बहुत अच्छा लगा, तो उसने भी वांगजी को कॉपी करना शुरू किया और दोनों ने काफ़ी लंबे समय तक किस किया, बिल्कुल इंटेंसिटी के साथ। और जब वो दोनों अलग हुए, दोनों भी एक दूसरे को देखकर हाँफते हुए हंसने लगे। वो काफ़ी देर तक हंसते रहे। कहने को तो वांगजी अभी भी विंग के ऊपर ही लेटा हुआ था। हाँ, बस वो दोनों किस नहीं कर रहे थे, हंस रहे थे एक दूसरे को देखकर हाँफते हुए। जिसके बाद विंग ने कहा, बहुत अच्छे, तुम इंसान बन गए, अब बताओ आगे क्या करना है। अचानक से वांगजी की भौहें सिकुड़ी। उसने कहा, तुम्हें नहीं पता। विंग ने कहा, नहीं, मैं मीटिंग्स में कहाँ जाता हूँ। वांगजी ने कहा, ये बातें मीटिंग्स में सिखाई जाती है। विंग ने कहा, तो और कहाँ। वांगजी का पारा अब सच में बहुत ज़्यादा चढ़ गया था। वो विंग के पेट के ऊपर ही उठकर बैठ गया और उसे अपनी मुट्ठियों से मारता हुआ बोला, विंग के बच्चे, तुम्हें तो आज मैं देख लूँगा। विंग अब बचते हुए वांगजी से पूछने लगा, क्या हुआ, क्यों चिढ़ रहे हो वांगजी, क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया। वांगजी ने कहा, हाँ, तुम बेवकूफ़ हो, तुम सच में बहुत बड़े गधे हो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता, मैरिज कैसे कंसुमेट करते हैं ये भी नहीं पता, डॉल से वापस कैसे इंसान बनाना है ये भी नहीं पता। हे भगवान, मेरे पल्ले किस गधे को बांध दिया, किस बेवकूफ़ को बांध दिया, मैं इसे ज़िंदगी पर कैसे संभालूंगा। अचानक से विंग ने वांगजी के हाथ रोक लिए और उसकी तरफ उसकी सीधा आंखों में देखते हुए बोला, क्या। वांगजी ने कहा, क्या क्या। विंग ने कहा, तुम मुझे ज़िंदगी भर के लिए संभालने वाले हो। अब जाकर वांगजी को अपनी बात याद आ गई, तो वो बहुत बुरी तरह से ब्लश कर उठा। विंग ने तुरंत वांगजी को अपनी बाहों में जकड़ लिया और वो बिल्कुल लोटस पोजीशन में बैठ गया। वांगजी उसकी गोद में था और विंग ने उसे कसकर पकड़ रखा था। वांगजी ने कहा, क्या कर रहे हो। विंग ने कहा, तुम जिंदगी भर के लिए मेरे साथ रहने वाले हो, हम दोस्त बनेंगे। वांगजी ने फिर से मुंह बनाया। विंग ने कहा, क्या हुआ। वांगजी ने कहा, हम हस्बैंड वाइफ है तो उसी तरह से रहेंगे ना। विंग ने कहा, हाँ, लेकिन लड़के लड़के कैसे हस्बैंड वाइफ की तरह रह सकते हैं। वांगजी ने कहा, रह सकते हैं। विंग ने कहा, नहीं रह सकते। वांगजी ने कहा, रह सकते हैं, तुम पागल हो गए, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। विंग ने कहा, हाँ, तुम वाइफ की तरह लड़ झगड़ सकते हो, बट हम एक्चुअल हस्बैंड वाइफ की तरह नहीं रह सकते ना। लांछा ने कहा, विंग, हम रह सकते हैं, देखो मुझे सब पता है। विंग ने कहा, तो मुझे भी सिखाओ। लांछा ने कहा, विंग, अभी के लिए ये बहुत है, ठीक है, हम बाद में, मैं तुम्हें बाद में सिखा दूंगा। विंग ने कहा, देखो अगर तुमने मुझे अभी नहीं सिखाया ना तो मैं तुम्हें वापस से डॉल बना दूंगा। वांगजी ने कहा, तुम नहीं बना सकते। विंग ने कहा, मैं बना सकता हूँ, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा पावर है। वांगजी ने कहा, विंग, इस पावर का थोड़ा सा दिमाग में भी इस्तेमाल कर लेते ना, सारी चीज़ें सही से समझते ना। विंग ने कहा, देखो मुझे नहीं पता तो नहीं पता, मैं बाद में सीख लूँगा या किसी से पूछ लूँगा, बट तुम्हें अभी तो मेरी मदद करनी होगी। वांगजी ने आंखें रोल की और फिर ज़ोर से विंग को पीछे धक्का दिया तो विंग बेड पर गिर गया। अब वांगजी उसके ऊपर आया और बोला, तुम्हें देखना है। विंग को कुछ अजीब तो लगा, पर उसने ज़बरदस्ती के कॉन्फिडेंस के साथ कहा, हाँ। वांगजी ने कहा, तुम्हें सच में देखना है। विंग ने कहा, हाँ। वांगजी ने कहा, सोच लो, मैंने ब्राइड बनने की बहुत ट्रेनिंग ली है। अब विंग परेशान हो उठा, सच में, मतलब क्या होने वाला है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वांगजी ने अब विंग को छेड़ते हुए कहा, हस्बैंड। विंग तो बिल्कुल पागल सा उठा,
उसे समझ नहीं आया कि वांगजी क्या कर रहा है, उसके साथ मजाक कर रहा है। वैसे मजाक का, शरारत का देवता तो वो है, बट उसका हस्बैंड। अब वांगजी अपने सारे पैंतरे दिखाने लगा। उसने विंग के चेहरे पर हल्के से अपनी उंगली घुमाई। विंग की तो आंखें तुरंत ही बंद हो गई, सांसें गहरी होने लगी, वो पूरा का पूरा लाल हो गया। वांगजी ने कहा, हस्बैंड अपनी आंखें खोलो, क्या तुम अपनी ब्राइड को देखना नहीं चाहोगे? विंग ने कहा, नहीं, मैं नहीं आंखें खोल रहा। वांगजी ने कहा, देखो आंखें खोलो, वरना तो मैं तुम्हारे कपड़े उतारना शुरू कर दूंगा। विंग ने कहा, जो करना है करो, जो चाहे करो, पर मैं आंखें नहीं खोलूंगा। तो वांगजी ने विंग को चैलेंज किया, बट विंग ने आंखें नहीं खोली। वांगजी ने कहा, अपने हाथ ऊपर उठाओ। विंग ने बिल्कुल बच्चे की तरह हाथ ऊपर उठाए। वांगजी ने धीरे धीरे विंग को छेड़ते हुए उसके कपड़े उतारे। विंग तो अब कांपने लगा था। वांगजी ने कहा, विंग तुम मेरे हस्बैंड हो, मैं ब्राइड हो, तुम मुझे क्लेम करने वाले हो, तुम इतना शर्माओगे तो कैसे चलेगा? विंग ने कहा, जो करना है करो, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे कुछ नहीं देखना, मुझे कुछ नहीं करना। वांगजी ने कहा, सच में? ये बात सुनकर विंग ने हल्के से अपनी एक आंख ओपन की तो उसके सामने साक्षात वांगजी था, खूबसूरती का देवता। वो इतना खूबसूरत लग रहा था कि विंग के अंदर कुछ अलग ही हलचल होने लगी। अब उसने अपनी दोनों आंखें खोली और वांगजी को गौर से देखने लगा। इधर वांगजी धीरे धीरे अपने रोब्स अनटाई कर रहा था और विंग जैसे एक अलग ही डायमेंशन में पहुंच गया था, पूरी तरह से खोकर वो बस वांगजी को ही देखे जा रहा था। अब उसकी आंखें डार्क होने लगी थी और वांगजी भी विंग के अंदर ये सडन चेंज महसूस कर पा रहा था। इधर वांगजी ने अपने आउटर रोब्स उतार दिए थे। वो अभी भी विंग के बेड पर ही बैठा हुआ था, पर विंग धीरे धीरे उठने लगा और वांगजी की तरफ देखने लगा। इधर वांगजी अब मुस्कुराने लगा। विंग ने फटाक से वांगजी को बेड पर पिन कर दिया, जबकि वो अपने इनर रोब्स खोलने वाला था, पर विंग ने वांगजी के दोनों हाथ ऊपर पिन कर दिए और सीधा उसके नेक पर अटैक कर दिया। इधर वांगजी खिलखिलाकर हंसने लगा, पर विंग हंसने की हालत में बिल्कुल भी नहीं था। उसे अपने सामने बस अपना वांगजी दिखाई दे रहा था, जिसे उसे क्लेम करना था, और विंग ने ये किया भी काफ़ी शिद्दत से। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।